अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिल रियाज़ और उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं हदीस शरीफ से। आज की मुंतखब करदा हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 527 है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह की बारगाह में कौन सा अमल महबूब है? तो आपने फरमाया नमाज वक्त पर अदा करना। तो पूछा इसके बाद? तो फरमाया अपने वालिदैन के साथ नेक मामलात करना। तो पूछा इसके बाद? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। तो दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं आज के मुंतखब करदा टॉपिक की तरफ। जैसा कि आम तौर पर सुनने में आता है या रूटीन में हमारे पास केसेस आते हैं कि बहुत सारे लोगों का मामला ये होते हैं कि उन्होंने किसी को पैसे उधार दिए होते हैं या किसी भी तरह से कुछ पैसे किसी दूसरे बंदे को पे कर देते हैं, जो पैसे फंस जाते हैं, उसकी रिकवरी का मामलात होते हैं। तो रिकवरी में आम तौर पर लोग क्या तरीक़ाकार शॉर्टकट की तरफ जाते हैं कि हम इस पे क्रिमिनल जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करवा देते हैं उस बंदे के ख़िलाफ़ जिसने वो पैसे हड़प करने की कोशिश की होती है। हम फौरी तौर पे 489F का पर्चा उसके ख़िलाफ़ दर्ज करवा देते हैं। सोच इसके पीछे ये होती है कि हमारे पैसे फौरी तौर पे वो प्रेशराइज़ हो जाएगा और हमारे पैसे जो हैं वो फौरी तौर पे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन होता उसके बरक्स ऐसा है कि वो बंदा उस मुकदमे में नॉमिनेट होने के बाद अगर पुलिस के हाथ चढ़ भी जाता है तो पुलिस उसको पकड़ के जुडिशल कर देती है, और जुडिशल करने के बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद 1 या 2 माह बाद उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है बादस गिरफ्तारी। और हमारा मामला जो कि तुम वैसे का वैसा ही है, और हमारे जो पैसे होते हैं वो उसी के पास होते हैं, वो हमारे पैसे रिकवर नहीं होते। उसमें मसला ये आता है और इसकी बेसिक वजह ये होती है कि 489F में पुलिस मुलज़िम को पकड़ तो सकती है, उसको जुडिशल तो कर सकती है, उसके किए हुए जुर्म की उसको सज़ा तो दिलवा सकती है, लेकिन आपके पैसे रिकवर कराना ये पुलिस का दर इख्तियार नहीं है। और यही वजह होती है कि आपके पैसे जो हैं वो रिकवर नहीं होते। उसके लिए हमें जो तरीक़ाकार क्या अपनाना पड़ता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के साथ साथ हमें सिविल प्रोसीडिंग्स भी उस कल्प्रेट के ख़िलाफ़ इनिशिएट करना होगी जिसने आपके पैसे हड़प करने की कोशिश की है। उसके लिए हमारे पास जो रेमेडी होती है वो सिविल कोर्ट की CPC ऑर्डर 37 का दावा होता है, जो कि उसको हमें दायर करना पड़ेगा। रिकवरी सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट एंड, और उसके बाद जो है इसका इख्तियार जो है इस दावे को सुनने का हाई कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास और उस अदालत के पास, उस सिविल अदालत के पास जिसको हाई कोर्ट इस मुकदमे को सुनने का इख्तियार दे दे। वो ये तीनों फॉरम है उसके इस दावे के। ये समरी ट्रायल होता है जनाब, इसको फिल 4 बुनियादों पर सुना जाता है। और जो मुद्दई होता है, जो प्लेंटिफ होता है इस केस का, उसको अपनी मजबूत शहादत के साथ अपना केस अदालत के सामने पेश करना होता है, अदालत के सामने उसको साबित करना होता है। और वो अब हम वो बातें कर देते हैं, बात करते हैं जिन पे रिलाय करके हम रिकवरी सूट दायर कर सकते हैं ऑर्डर 37 के तहत। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये बताएंगे आपको। सबसे पहले तो ये जो रिकवरी सूट है वो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर रिलाय करता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो कि ट्रांसफ़रेबल हो सकें। मिसाल के तौर पे प्रोमिसरी नोट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, और हुंडी से मंगवाए हुए पैसे हैं, और इसके अलावा चेक्स वगैरह हैं। वो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ हैं, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। और इसका मुकम्मल जो प्रोसीजर है ऑर्डर 37 के दावे का, उसका आगे फर्दर रूल्स में डिस्क्राइब किया गया है। रूल 1 हमें क्या कहता है कि डिसऑनर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के डिसऑनर होने की सूरत में साइल हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और उस अदालत से जिसको हाई कोर्ट इसके इख्तियारात दे दे, उस कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। ये हमें रूल 1 ऑर्डर 37 हमें बताता है। इसके बाद रूल 2 है ऑर्डर 37 CPC का। वो हमें कहता है कि एक स्पेसिफाइड ड्राफ्टेड पटिशन होनी चाहिए इस रिकवरी सूट की, जो कि दायर होगी,
उसके बाद हमें एक समन जो कि एक स्पेसिफाइड फॉर्म में होगा, वो किस तरह होगा, वो अपेंडिक्स बी, सीपीसी का अपेंडिक्स बी फॉर्म नंबर 4 के तहत उसको बनाया गया होगा और उसको दरख्वास्त हमारी जो पटिशन है उसके साथ लफ किया जाएगा। उसका मकसद ये होता है कि उस नोटिस में जो हम नोटिस तैयार करेंगे अपेंडिक्स बी फॉर्म नंबर 4 के तहत, उसमें मुकदमा की बाबत तमाम ज़रूरी जो हक़ाइक़ हैं वो तहरीर होंगे, ताकि जो फ़रीक़े दोम है, जो मुल्ज़म पार्टी है जिसने पैसे हड़प करने की कोशिश की है, जब उसको ये नोटिस वसूल हो तो उसको पेश होने से पहले अपने ख़िलाफ़ किए गए मुकदमे की नौइयत का इल्म हो, उसको उसकी संगीनी का इल्म हो कि वो उसके ख़िलाफ़ किस किस्म का मुकदमा दायर किया गया है। हाज़िर आने के बाद मुद्दा क्या करेगा जी कि अगर अदालत इजाज़त देगी तो वो लीव टू डिफेंड फ़ाइल करेगा और श्योरिटी दाखिल करने के बाद वो अदालत में अपने ख़िलाफ़ किए गए जो दावा है, जो केस है, उसको डिफेंड कर सकेगा। अगर उसके अलावा केस जो है डिग्री की सूरत में अदालत दावे पे आने वाले अखराजात जो हैं उसको भी वो इम्पोज कर सकती है कि इसके ऊपर मुद्दा लय के ऊपर। अगर दावा हमारा प्लेंटिफ की फेवर में डिग्री हो जाता तो प्लेंटिफ ये भी कह सकता है कि जी ये जो दावे के ऊपर आने वाले अखराजात हैं, जो इसकी डिले की, वो क्लेम कर सकता है और वो अदालत उसको हदायत मुद्दा को हदायत जारी कर सकती है कि ये जो डैमेजेस हैं ये भी आप ने पे करने हैं, ये हदायत भी जारी कर सकता है। इसके अलावा अगर लीव टू डिफेंड दाखिल करने की इजाज़त अदालत नहीं देती और यहाँ लीव टू डिफेंड अदालत दाखिल होने के बाद ख़ारिज कर देती है, तो फिर अदालत के पास रूल 2 के तहत ही इख्तियारात हैं कि वो डिग्री जारी कर सकती है, रिकवरी सूट में डिग्री जारी कर सकती है। इसके बाद जनाब आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में मुद्दा पेश होने के बाद इस्तदा करेगा कि उसे लीव टू डिफेंड दायर करने की इजाज़त दी जाए और अगर अदालत उसको मुनासिब समझती है तो उसको लीव टू डिफेंड दाखिल करने की इजाज़त देगी कि वो दावे में पेश होकर अपना दिफा कर सके और दिफा में शहादत दाखिल कर सके। लीव टू डिफेंड अदालत की सवाबदीद है कि अदालत के पास इख्तियार होता है कि वो किसी श्योरिटी के बग़ैर उसको लीव टू डिफेंड ग्रांट कर देती है, या वो क्या कहती है कि वो जो क्लेम की गई रकम है उसको वो कहती है कि मुद्दा जो है वो उसको पूरा का पूरा एज इट अदालत के सामने सरेंडर कर दे। अदालत अपने ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सामने उसको डिपॉजिट कराने की हदायत जारी कर देती है, और या फिर वो कहती है कि कोई और श्योरिटी लेके आओ और उस श्योरिटी की बुनियाद पे उसको जो है वो अदालत अपने दिफा में केस लड़ने की इजाज़त देती है। मतलब ये कि अदालत को जो बेहतर महसूस होता है उस मुकदमे की बाबत वो फ़ैसला कर सकती है। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर को मामलात को अदालत की लिमिटेशन के बारे में क्या हक़ाइक़ हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डिसऑनर के मामलात को जब चैलेंज किया जाए अदालत में तो उस पर लागू होता है लिमिटेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 5। ये इस सेक्शन का इतलाक़ होता है और इसको फॉलो करना पड़ता है उसकी दायरगी के बाबत। और इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 4 ऑफ ऑर्डर 37 ऑफ CPC। इसमें क्या है कि अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ एक्स पार्टी डिग्री जारी हो चुकी है, उसके इल्म में बाद में आया है, उसको कोई नोटिस नहीं सर्व हो सका या किसी और वजह से वो अदालत के रूबरू पेश होता है, वो एक एप्लीकेशन रूल 4 के तहत अदालत में गुजारता है कि जनाब ये एक्स पार्टी हो गया, मेरे इल्म में नहीं है। तो अदालत अगर समझती है उसकी बात पे कायल हो जाती है कि ये इसकी जो रीज़न है, जो ये वजह बता रहा है, ये काबिल यकीन है, तो अदालत उस डिग्री को सेट असाइड भी कर सकती है। और वो डिग्री, ये ऑर्डर विद श्योरिटी भी हो सकता है और विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है, अदालत की सवाबदीद है। इसके बाद जनाब हम आएंगे रूल नंबर 5 ऑर्डर 37 CPC पे। इसके तहत रूल नंबर 5 के तहत अदालत के पास इख्तियार है कि वो मुद्दई को हदायत जारी कर दे कि उसने जितना रिलायंस लिया है, जितनी एविडेंस है, वो ओरिजिनल फॉर्म में अदालत के ऑफिसर के पास जमा करवा दे। और इसी रूल नंबर 5 के तहत ही अदालत के पास ये भी इख्तियार है कि वो मुद्दा लय को डायरेक्शन फरमा दे कि जो क्लेम की गई रकम है वो एक्चुअल अमाउंट जो है वो कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे
और अदालत के ऑफिसर को जो जमा करवा दे, और अदालत ये तमाम कार्रवाई जो है वो अपनी ऑर्डर शीट पे लिखेगी। और इसके बाद जनाब हमारा आता है रूल नंबर 6। ये मुद्दई का राइट है कि अगर डिग्री जारी होने के बाद वो समझता है कि मेरे डैमेजेस हुए हैं इस दावे में, इस लिटिगेशन में, तो वो अदालत को दरख्वास्त कर सकता है कि जनाब मेरा इतना नुकसान हो गया है इस लिटिगेशन को भुगतते हुए, और या मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी बाबत उसने दावा दायर किया उसकी पेमेंट्स रुक जाने की वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है। तो वो रूल 6 उसको प्रोवाइड है कि वो क्लेम कर सकता है अपने डैमेजेस, जो कि अदालत में एक दरख्वास्त गुजारेगा और अदालत इसके ऊपर अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी। इसके बाद जनाब हमारा आखिरी रूल है रूल नंबर 7। ये अगर रिकवरी सूट की समरी जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं, वो इनिशिएट करने के बाद अदालत समझती है कि इसको मज़ीद एविडेंस में जाना चाहिए, इस पे मज़ीद ऑथेंटिक एविडेंस रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। अदालत किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाती समरी ट्रायल कंक्लूड करने के बाद भी, तो फिर प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट होगा? प्रोसीजर फिर वही ऑर्डिनरी सिविल जो है हमारा प्रोसीजर है वही अडॉप्ट होगा, फिर उसमें कोई चेंज नहीं है। सारी बातें वन बाय वन मैंने आपके सामने कर दी हैं। जैसा कि सबसे पहले एक पिटीशन आएगी, वो स्पेसिफाइड ड्राफ्टेड शेप में होगी, उसके साथ समन होगा जो कि अपेंडिक्स बी फॉर्म नंबर 4 सीपीसी के तहत फाइल होगा। उसके बाद मुद्दा पेश होने के बाद अगर वो पेश होता है तो वो ऑब्जेक्शंस लेगा, और अगर अदालत उसको अलाउ कर देती है तो वो लीव टू डिफेंड फाइल करेगा। अगर वो पेश नहीं होता तो अदालत उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करके जो क्लेम है उसको सही गर्दानते हुए कंफर्म कर देगी, डिग्री जारी कर देगी। और अगर वो पेश हो जाता है तो अदालत उसके लीव टू डिफेंड को मद्देनज़र रखते हुए उस पर फ़ैसला करेगी और एविडेंस को सामने रखेगी। अगर मज़ीद उस पर समझती है कि इसको मज़ीद आगे चलना है, इसका कोई कंक्लूजन नहीं हो रहा, तो फिर समरी ट्रायल नहीं रहेगा, ये आम ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगा और एक सिविल दावे की तरह चलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कोई फ़ायदा भी हुआ होगा, और अगर आप इससे मुस्तफ़ीज़ हुए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।